हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू नामेटिव फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भी शुरुआत करते हैं। क्या हालचाल है मुझे बता देंगे सभी डियर स्टूडेंट्स। कैसा चल रहा है आपका जीवन और कैसे चल रही है आपकी स्टडी, फिजिक्स जर्नी आपकी कैसी चल रही है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, हम बातें कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। हमारा चैप्टर था कंप्लीट और उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। हमने एलसी ओसिलेशंस आपको बताया था, कैसे एनर्जी ओसिलेट करती है, कैसे चार्ज ओसिलेट करते हैं, ठीक है, और कैसे करंट ओसिलेट करती है। हमने बताया सारा डिस्कशन। तो चलिए आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं फर्दर। और टॉपिक जो है आज प्यारे दोस्तों वो होगा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर क्या चीज़ है भाई सर, मुझे बताओ। सारे डिस्कशन करते हैं भाई, जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे ट्रांसफॉर्मर, फिर हम इसके बारे में सारा डिटेल करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लें, बिल्कुल डाल लो। चलो तो भाई ठीक है। तो सर हमने हेडिंग डाली ट्रांसफॉर्मर। नाम देखो प्यारे दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर नाम से क्या स्पष्ट है? ट्रांसफॉर्मर दैट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म समथिंग। क्या ट्रांसफॉर्म करती है भी, क्या बदलती है? वास्तव में ये जो ट्रांसफॉर्मर है एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग करंट जो लोअर वोल्टेज है उसको हायर वोल्टेज के ऊपर शिफ्ट कर देती है, या वाइस वर्सा भी होता है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करती है। मतलब ये वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन करती है, लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज कर देती है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज कर देती है। आपने जरूर देखा होगा अपने आसपास खंभों के ऊपर दो दो खंभे लगे रहते हैं, दो पोल लगे रहते हैं। उन पोल के ऊपर एक 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 बॉक्स शेप का ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, डब्बे जैसा वो रखा रहता है। ठीक है, हम पास से जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आती है, हमिंग, ठीक है ना, हमिंग साउंड, ठीक है, जू 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 करता रहता है वो। तो वो ट्रांसफॉर्मर है। अब मैंने अभी अभी बताया कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज का ट्रांसफॉर्म करता है, लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज। होता है क्या प्यारे दोस्तों, जो पावर स्टेशंस हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हम एक ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। वह ट्रांसफॉर्मर जो लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज दे दे उसको बोलते हैं स्टेप अप, मतलब अप कर दिया उसने लेवल को, वोल्टेज के लेवल को। और वह ट्रांसफॉर्मर जो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज में चला जाए, कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सही है। तो होता क्या है प्यारे दोस्तों, होता ये है कि जो पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है टरबाइन से, आजकल तो बहुत बहुत तरीके हैं, थर्मल पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, ठीक है ना, और अपने पास वाटर पावर प्लांट हैं। झरने से गिराया जाता है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन घूमता है और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। होता क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन से आती है। आपने देखा होगा कि हमारे खेतों में बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं, वो वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन जाती है। वहाँ पर क्या होता है, हायर वोल्टेज होती है। आपने देखा होगा 11,000 वोल्ट की, नहीं किलो वोल्ट में चलता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज चलता है। तो जब पावर स्टेशन होता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं। वो वोल्टेज को तो बढ़ा देता है, करंट को घटा देता है। अब करंट घट गई तो हमारे घरों तक आते आते उस ट्रांसमिशन लाइन से हीट का जो डिसिपेशन है, जो फॉर्मूला है H=I²RT, उस फॉर्मूले में H=I²RT में क्या होता था, जो पावर स्टेशंस हैं, ठीक है ना, पावर स्टेशन जो हैं, पावर स्टेशन से हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। ये इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर देते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। ये क्या करता है, जो बड़े बड़े पोल्स हैं हमारे, वहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है प्यारे दोस्तों, यहाँ से, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास चली जाती है यहाँ। इन ट्रांसमिशन लाइन से अब हीट का लॉस ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज तो बढ़ा दिया और करंट घट जाएगी।
तो इससे क्या होगा, करंट घट गई, इसका मतलब हीट कम होगा, हीट का जो डिसिपेशन है वो कम होगा, ठीक है ना। हीट एनर्जी जो वो हीट की फॉर्म में कम डिसिपेट होगी और ये आसानी से ट्रेवल करती करती हमारे घरों में आती है। लेकिन एक बात बताओ, जब तू घर में तू बैठा है, तू टीवी देख रहा है या तू फ़ोन चला रहा है, उसके लिए हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। लेकिन आप तो बोल रहे थे सर यहाँ पर तो 11,000 वोल्ट की है या 24,000 वोल्ट की है, ठीक है ना। तो ये कम कैसे हो जाता, यहाँ पर हम लगा देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या लगा देते हैं हम, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को क्या कर देता है, घटा देता है। तो किलो वोल्ट से ये वोल्ट में लेके आता है, 220 वोल्ट की हमारे घरों में सप्लाई आती है। तो ट्रांसफॉर्मर का ये मेन काम होता है, ठीक है ना। वोल्टेज को हाई कर देना, वोल्टेज जब हाई होती है तो करंट डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि हमारे पास एनर्जी का कंजर्वेशन होना चाहिए ना, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। IV होता है पावर एनर्जी पर सेकंड, IV। तो वोल्टेज जब बढ़ेगा तो करंट जरूर घटनी चाहिए, अदरवाइज ये तो मिरेकल हो जाएगा कि आपने वोल्टेज बढ़ा दी, करंट भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। ऐसा नहीं होता, एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, याद रखो वो बात। तो ये बातें हमने की, ठीक है। तो ये बेसिक होता है ट्रांसफॉर्मर का काम, वोल्टेज को कन्वर्ट करना, हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में, लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में, ये शिफ्ट कर कन्वर्ट कर देता है भाई, ठीक है ना। और इसी कन्वर्जन के आधार पर हम ट्रांसफॉर्मर को 2 टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं। एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हाँ ना बोल वो भी, हाँ ना बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। तो 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर। पहली बात तो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन आपको पता लग गई। क्या पता लग गई, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज और हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन का काम करता है, ठीक है। ये लिख लोगे, बातें लिख लोगे, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो हमने बताया इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसके अंदर ये काम कैसे करता है, क्या होता है, हम सारा डिस्कस करते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं तो ये कैसे होता है एक्चुअल में, प्यारे दोस्तों, एक बार आप समझते जाना, फिर हम सारा डिटेल से एनालिसिस करेंगे होता क्या है। हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, एक सॉफ्ट आयरन की कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन की प्लेट ले लेते हैं, इस प्रकार से सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं। ले लिया कि नहीं ले लिया, बिल्कुल ले लिया। इस प्रकार से हमने, अगर मैं 3D में बनाऊं इस डायग्राम को तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, मैं खुश हो जाऊंगा। देखो 3D में बनाता हूं, तो 3D में जब बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये डायग्राम। देखो ट्रांसफॉर्मर की बातें कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। बना दूँ क्या, बिल्कुल सर, तो बना दूँ। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये जो है सॉफ्ट आयरन की कोर होती हैं, ये पट्टियाँ होती हैं, इनको, ठीक है, इनको हम आपस में एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लेमिनेट करके रखते हैं, वो बताऊंगा क्यों लेमिनेट करते हैं, क्या कारण है लेमिनेट करने का। तो ये इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट सेक्शन होगा, एक आउटपुट सेक्शन होगा। अभी अभी हमने दिखाया था कि एक साइड से आप इनपुट करोगे अपने वोल्टेज को, लोअर वोल्टेज को, और दूसरी साइड से आप हायर वोल्टेज गेन करोगे, या वाइस वर्सा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस साइड में ये मान लो इनपुट सेक्शन है और हम बना रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बना रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं। 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, अभी अभी हमने आपको बताया। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, देखते जाओ, पहले आप एक बार देखते जाओ। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ये होगा कि मान लो ये इनपुट सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमने इनपुट किया, हमें पता है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग सोर्स को ही तो हम इनपुट करेंगे, ऑल्टरनेटिंग सोर्स को तो इनपुट करेंगे। तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स को हमने, मान लो इसका जो EMF हमने E बोल दिया, E को इनपुट कर दिया। आउटपुट सेक्शन में क्या होता है प्यारे दोस्तों, आउटपुट सेक्शन में कुछ इस प्रकार से ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना, ये थोड़े ज़्यादा होते हैं स्टेप अप में। आउटपुट सेक्शन में, आउटपुट सेक्शन में जो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना,
ठीक है ना, ये आउटपुट सेक्शन हो गया, ये इनपुट सेक्शन हो गया, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब वो जो लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। अब ऐसा क्यों होता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं, वो भी आएंगे अभी। ये सॉफ्ट आयरन कोर हम क्यों लेते हैं वो भी हम बताएंगे, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लेते हैं, ठीक है ना। ये कॉपर वाइंडिंग करते हैं, जैसे सोलिनोइड है ना वैसे ही हम कॉपर वाइंडिंग कर देते हैं, कॉपर की बनी होती है, ठीक है। ये भी कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है, ये हमने बना दिया। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। बट व्हाट अबाउट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की यदि मैं बात करूं तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या हो जाएगा भाई, अब की बार ये क्या कर देगा, डाउन कर देगा। क्या कर देगा, डाउन कर देगा। किसको डाउन कर देगा, वोल्टेज को डाउन कर देगा, ठीक है ना। ये वोल्टेज को डाउन कर देता है, इसलिए इसको नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये हमने कोर बना रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर हमने रख दिया, और यहाँ पर हमने ये कुछ इस प्रकार से रख दिया। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम बना रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, आउटपुट सेक्शन में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और इनपुट में ज़्यादा रहेंगे। तो ये मैंने बोल दिया इनपुट हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये हमने बोल दिया इनपुट हो गया। इनपुट में हमने ये मान लो EMF E हमने पुट किया। ये साइनसोडल होता है ना, क्या ये साइनसोडल होता है, ये स्टेप क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की यदि मैं बात करूं तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कुछ इस प्रकार से, ओके। आउटपुट सेक्शन में इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कंपेयर देन टू इनपुट सेक्शन, दीज आर लेस इन नंबर्स, ठीक है ना, RL। तो ये कम हो गए, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ओके। ये इसकी वो है, स्ट्रक्चर है, कैसे हम बनाते हैं सॉफ्ट आयरन। अच्छा, अब देखो, मान लो कि इनपुट सेक्शन के ऊपर ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हम उसको, अच्छा ये जो कोयल है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी कोयल, जो हम इनपुट देते हैं प्राइमरी कोयल, और ये होती है सेकेंडरी कोयल। याद करो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना अभी इसमें यही होगा। अगर कोई पूछे कि ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो तुम क्या बताओगे प्यारे दोस्तों, क्या बताओगे, जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। कैसे सर, कैसे, देखो होता क्या है, मैं ये 3D में है, 2D में अगर मैं दिखाऊं इसको तो कुछ इस प्रकार से होगा। मैंने एक प्लेट ले लेनी है, ओके। मैंने एक प्लेट ले लेनी है, ओके। ये मैंने एक प्लेट ले ली, 3D में नहीं दिखा रहा, ओ जो टॉप व्यू है केवल वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आप बताओगे ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। और ये मैंने ट्रांसफॉर्मर बनाया, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, देखकर बता सकते हो, जी बिल्कुल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अब देखो, ठीक है, इतनी बात है। कैसे कम करता है सर, ये मुझे बताओ, इसमें वोल्टेज कैसे कम हो जाती है, स्टेप अप में ये वोल्टेज कैसे बढ़ जाती है, वो हम देखते हैं। अब हम इसके मेन जो थीम है उस पर आ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने देख ली, कैसे काम करता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। होता क्या है, जैसे ही हम साइनसोडल जो EMF डालते हैं, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, E = होती है, मान लो ये पीक वैल्यू E0 और ये अपने पास है sin ωt, ऐसे ही होती है क्या, ये डालते हैं, ठीक है। अब जैसे ही EMF हम डालेंगे तो क्या करंट भी फ्लो होगी प्यारे दोस्तों, यस करंट फ्लो होगी। और करंट जो है यहाँ से इस प्राइमरी कोयल कॉपर वाइंडिंग से यहाँ से ट्रेवल करेगी, और हमें पता है कि जब EMF की वैल्यू जो है वेरी करती है, ठीक है, साइनसोडल में वेरी करती है कि नहीं करती, बिल्कुल करती है। तो करंट भी तो वेरी करेगी ना,
करंट भी वेरी करेगी। अब जब इसमें करंट का वेरिएशन होगा ना प्यारे दोस्तों, इसमें करंट का वेरिएशन होगा, ठीक है ना, करंट का जो वेरिएशन होगा ना इसमें, तो क्या होगा, जब जब किसी सोलिनोइड से करंट का वेरिएशन होता है तो उस सोलिनोइड से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो यहाँ से जो जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास होंगी कि नहीं होंगी, अरे होंगी कि नहीं होंगी, ये चेंज होगा, बिल्कुल होगा। इस प्राइमरी कोइल से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, या मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ, वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। कैसे सर, कैसे, हमें पता है किसी सोलिनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। याद करो वो दिन जब हमने बताया था एक सोलिनोइड है, उस सोलिनोइड में यदि करंट आई को मैंने डाला तो क्या इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से बनता है क्या प्यारे दोस्तों, क्या ऐसे बनता है क्या। यस सर। तो एक बात बताओ, जब करंट वेरी कर रही है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलिनोइड से वेरी करता है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है B/A, तो क्या ये भी वेरी करेगा, क्या फ्लक्स में भी चेंज आएगा। अब फ्लक्स में चेंज आएगा, किसी सोलिनोइड से गुजरने वाले फ्लक्स में जब चेंज आता है तो याद करो फेराडे का सेकंड लॉ। फेराडे ने ये कहा था कि जब जब किसी कोइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छी बात है सर, वो तो हम देख लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये जो फ्लक्स जो है क्या ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ से भी जाएगा क्या। कैसे सर, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये हुआ किसकी हेल्प से, इस सॉफ्ट आयरन कोर की हेल्प से। मुझे एक बात बताओ, सॉफ्ट आयरन वो मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, पसंद करता है। कैसे, इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड इस जो सॉफ्ट आयरन है यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। परमिएबिलिटी मतलब दे विल अलाउ टू मीन्स, और वी कैन से दे परमिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू ट्रेवल थ्रू इटसेल्फ। अपने अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पास करने के लिए अलाउ करता है। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जाना चाहेगा। थोड़ा बहुत लीकेज होगा, मानता हूँ मैं, थोड़ा बहुत लीकेज होगा। तुम कहोगे खुराफाती बच्चे हैं, वो कहेंगे कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता क्या, तो मैं कहूँगा बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। ये ऐसा भी होता है, लीकेज होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करता हुआ इसके अंदर से गुजारता हुआ वो चला जाएगा। याद करो वो दिन जब हमने म्यूचुअल इंडक्शन बताया था, जब किसी एक कोइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण किसी पास रखी हुई दूसरी जो सोलिनोइड है या दूसरी कोइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। याद करो हमने बताया था म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना, जब एक कोइल है जिसको प्राइमरी कोइल बोलते थे और दूसरी सेकेंडरी कोइल पास में रख देते थे। इस कोइल में यदि करंट में चेंज हो तो इसके पास रखी हुई जो कोइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो इस करंट वेरिएशन के कारण इसमें जो इंड्यूस्ड हो जाता है ईएमएफ, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। किसी एक कोइल में करंट वेरिएशन के कारण किसी पास रखी हुई अनदर कोइल में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, करंट का इंड्यूस हो जाना, इस फिनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। याद करो। और सेल्फ इंडक्शन क्या होता था, जब किसी एक कोइल में खुद में ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो और स्वयं में ही इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाए, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। याद है। तो यही इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होगा। इससे क्या होगा, इसमें करंट वेरी हो रही है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अब हम देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। अच्छा ठीक है, बारी बारी से हम देखेंगे। देखोगे बिल्कुल सर। अच्छा चलो तो अब चलते हैं डेरिवेशन के ऊपर, डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं। ओके बिल्कुल सर। एक बात बताओ जरा, हमने लगाया ईएमएफ, करंट गई, प्राइमरी कोइल को मैंने बोल दिया यहाँ पर I1 करंट गई। कितनी गई, I1 करंट गई। IP भी लिखते हैं, ऐसा जरूर नहीं है, IP भी लिखते हैं कई टीचर्स या बुक्स में। और नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं प्राइमरी कोइल में उनको मैंने बोल दिया N1, इसको मैंने बोल दिया I1,
इसको मैंने बोल दिया I2, नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने बोल दिया N2, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने बोल दिया N2, ठीक है ना, N1 और N2। अब मुझे एक बात बताओगे जरा, बता दोगे क्या? क्या सर? मुझे एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, इसमें KVL लगाऊं क्या? क्या मैं इसमें KVL लगा सकता हूं सर? यस सर, लगा दो। क्या इसमें मैं KVL लगा सकता हूं? यहाँ पर EMF है और यहाँ पर अपने पास I1 है। जैसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा ना, कुछ इस प्रकार से करंट जा रही है, ऐसे बोल दो चाहे कैसे भी बोल दो यार, ऐसे, ठीक है ना। जैसे जैसे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो क्या ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है ना, क्या ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होने के कारण इसमें एक EMF स्वयं का भी इंड्यूस होगा क्या, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना? तो इसमें मान लो जो E1 हो गया, कितना हो गया, इसमें जो इंड्यूस्ड EMF उसको मैंने बोल दिया E1। E1 क्या है? इंड्यूस्ड EMF, याद करो, इंड्यूस्ड EMF, इसी कोइल में इंड्यूस्ड EMF E1 हो गया। और याद करो E1 जो होता था वो अप्लाइड EMF के अपोजिट होता था, अगेंस्ट होता था, कुछ इस प्रकार से होता था। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है किसी इंस्टेंट के ऊपर, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगेंस्ट होता है, इस प्रकार से अगेंस्ट इसका EMF हो जाता था, उसको हम लिखते थे LdI/dt। जो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 जो था उसको हम लिखते थे LdI1/dt। याद करो वो दिन, याद करो। या क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dϕ/dt, ϕ1 बोल दूं, ऐसे लिखते थे? नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते थे। अब इसमें L तो दे नहीं रखा, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, तो इस टर्म इसमें लिखेंगे हम, इस वे में हम लिखेंगे, ओके। तो देखो ध्यान से देखना, ये जो प्राइमरी कॉइल है, ये जो प्राइमरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने? N1। हर एक टर्न से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्राइमरी कॉइल है, यानी फर्स्ट कॉइल है, और इसके पास में कौन सी है? सेकेंडरी कॉइल। मुझे एक बात बताओ, ये का यही मैग्नेटिक फील्ड क्या इसमें भी जा रहा है? अगर मैं लीकेज को आइडियल कंडीशन मानूं, अगर मैं फ्लक्स लीकेज को इग्नोर करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं जितना सिंगल टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से जा रहा है, क्या वो सेकेंडरी कॉइल में भी जाएगा उतना ही? मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल इज आर सेम those magnetic field lines which are passing through the secondary coil। ईच टर्न की बात कर रहा हूं मैं, इसमें भी सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं सेम हैं, ठीक है ना, उसी को तो फ्लक्स बोलते थे। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? हम किसी बोलते थे किसी परपेंडिकुलर सरफेस से गुजरने वाले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसी को तो बोलते थे फ्लक्स। अब इस फ्लक्स में चेंज भी हो रहा है, तो dϕ रेट जो है चेंज की, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ dϕ/dt, इसमें जो रेट है वही रेट इसमें भी होगी, इसमें भी dϕ/dt होगी? बिल्कुल सर, वाह सर, अच्छा लगा। ये तो एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की रेट है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने? N1। तो टोटल रेट कितनी हो जाएगी? N1 dϕ/dt। याद करो, फ्लक्स की जो चेंज, टोटल जो फ्लक्स की जो चेंज हो, या ऐसे भी बोल सकते हो, कि जो ϕ1 होगा यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ϕ1 जो है इससे गुजरने वाला वो होगा N1 ϕ, और इससे गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी 2 से, वो होगा ϕ2 = N2 ϕ। अब इसमें इंड्यूस्ड EMF E1 होगा प्राइमरी कोइल में, वो होगा E1 = dϕ1 टोटल में चेंज, फाई टोटल ही तो होता था, dϕ1/dt होता था, नहीं होता? बिल्कुल। अब ये जो E1 होता था, ऐसा ही होता था क्या? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार मैग्नीट्यूड के लिए चर्चा करता हूँ।
तो E1 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, φ1 को रखा मैंने N1, तो N1 को मैंने बाहर ले लिया, डी फाई अपॉन डी टी हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। सिमिलरली E2 कितना हो गया, N2 डी फाई अपॉन डी टी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर, अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ये होता है क्योंकि हमने फैराडे का सेकंड लॉ हमने यूज़ ले लिया। फैराडे का सेकंड लॉ कहता है EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस रिप्रेजेंट दी लेंज लॉ, और डी फाई अपॉन डी टी। टोटल जो फ्लक्स में चेंज है उसको हमने लिखा φ1 N1 φ। ये एक सिंगल टर्न से गुजरने वाला फ्लक्स है, तो टोटल कोयल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, N1 φ और इसी प्रकार से N2 φ। ये हो गया। अब ये तो चलो वो हो गया, मैं चर्चा करता हूँ, ये तो हो गया ना इतनी बातें, मैं चर्चा करता हूँ KVL की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाता हूँ। किरचॉफ वोल्टेज लगाओ इसमें, तो लगाओगे तो प्यारे दोस्तों क्या होगा, अगर मैं इसमें KVL लगाऊं, यहाँ से चलूँ तो पॉजिटिव आ रहा है यानी E आ गया, ठीक है ना। फिर मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव चलना है तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा माइनस, और वोल्टेज ड्रॉप को आप ऐसे भी लिख सकते हो, LdI1 अपॉन dt भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो माइनस का N1 डी फाई अपॉन dt, सही बात है, सही बात है। अब तुम कहोगे सर ये माइनस आपने साइन क्यों नहीं कंसिडर किया, मैंने ऑलरेडी ले लिया है KVL में, मैंने साइन मैंने इस बैटरी को ऑपोजिट दिखा दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना कि सर आपने, वैसे तो फैराडे का लॉ तो ऐसा होता है, माइनस का डी फाई वन अपॉन डी टी होता है, यानी माइनस का N1 डी फाई वन अपॉन डी टी होता है, आपने ये क्यों नहीं लिया साइन नेगेटिव। नहीं, मैंने ऑलरेडी ले लिया है ना भाई, ये बैटरी मैंने अगेंस्ट दिखा दी ना, अगेंस्ट ही तो होती है बैटरी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो अप्लाइड ईएमएफ के अगेंस्ट ही तो होता है, मैंने दिखा दी। माइनस अगर मैं इस कोयल का रेजिस्टेंस ले लूं तो कितना हो जाएगा, I1R इक्वल टू 0, बराबर 6, बराबर 6। लेकिन आइडियल कंडीशन के लिए यदि मैं मानूं, बट फॉर आइडियल कंडीशन के लिए यदि मानूं, आइडियल कंडीशन के लिए यदि मैं मानूं, रेजिस्टेंस जो है ना R1 बोल दो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट मानता हूं, तो R टेंडिंग टू ऑलमोस्ट 0, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा N1 डी फाई अपॉन डी टी, और यही तो E1 होता था ना, यानी इनपुट जो EMF है वो इंड्यूस्ड EMF के अप्रोक्सीमेट ही आ गया, आना भी चाहिए, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट लिया, इसका मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा भी नहीं वायर से। अच्छा, बहुत बढ़िया, सुंदर। तो फिर सर सेकंड उसमें भी बताओ, फिर उसमें क्या होगा, इसमें तो डायरेक्ट E2 ही होगा, इसमें तो कोई EMF थोड़ा ना है, इसमें EMF नहीं है बाबा। तो फॉर सेकेंडरी कोयल के लिए बात करूं, फॉर सेकेंडरी कोयल के लिए यदि मैं बात करूं, फॉर सेकेंडरी कोयल क्या मुझे लिख देना चाहिए E2 इज इक्वल टू, अब तो नेगेटिव लूंगा ना साइन, अरे बाबा अब तो नेगेटिव लूंगा ना, N2 डी फाई अपॉन डी टी, अरे अब तो नेगेटिव लूंगा ना क्योंकि ये अगेंस्ट है, ठीक है ना। ये वाला प्यारे दोस्तों, इसमें भी हमने रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट माना है, इसमें जो वोल्टेज हम यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो E2 है और यहाँ पर जो E2 है वो सेम मान रहे हैं, क्योंकि हम इस वायर का रेजिस्टेंस जो है नेगलेक्ट मान रहे हैं, ठीक है ना, इस कोयल का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट मान रहे हैं, और यहाँ पर E2 जो है वो माइनस N2 डी फाई अपॉन डी टी, जो फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट होगा, तो E2 इक्वल टू माइनस N2 डी फाई अपॉन डी टी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। हमने यहाँ पर भी साइन कंसिडर किया है, हमने यहाँ भी साइन कंसिडर करनी है, अब मत बोलना कि साइन कंसिडर नहीं किया, ठीक है, हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे तो क्या मेरे पास एक बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू माइनस का N1 अपॉन N2, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, या जो आउटपुट जो EMF है ना प्यारे दोस्तों, वो माइनस N2 अपॉन N1 E1 है,
ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिक्स में माइनस साइन, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स आते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव साइन को ऐसे ट्रीट किया करो कि ये फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज को। और स्पेशली ऑल्टरनेटिंग करंट में तो फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि आपने E1 ऐसे लगाया ना, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? वाह सर वाह, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फेज 180 डिग्री हो गया, माइनस साइन रिप्रेजेंट 180 डिग्री फेज, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट 180 डिग्री फेज, पाई फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट फ्लिप हो गया, ठीक है ना। ये अपने पास रिप्रेजेंट कर, ये हो गया E1 हो गया, ये हो गया E2, ओके ओके, E2 हो गया, E1 हो गया। वाह जी वाह सर, अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ गया, वाह रे वाह भाई सर, वाह रे वाह। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या बाकी रह गया? हो गया, तो थ्योरी तो हो गई कंप्लीट, जो प्रिंसिपल था वो हो गया। अब मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अच्छी बात बता दूँ। हमने यहाँ पर आइडियल सिचुएशन को कंसिडर किया, यानी रेजिस्टेंस को हमने जीरो माना है। रेजिस्टेंस को हमने क्या माना? जीरो माना है। तो रेजिस्टेंस जब जीरो है, फ्लक्स लीकेज भी हमने नहीं माना, फ्लक्स लीकेज यहाँ पर हमने नहीं माना, फाई को हमने इक्वल लिया, जितना फ्लक्स यहाँ से ट्रेवल कर रहा है यहीं पर इसमें भी इतना ही जाएगा, तो फ्लक्स को भी लीकेज, हमने आइडियल सिचुएशन ली है। तो मैं एक आइडियल सिचुएशन और ले लूँ क्या आइडियल सिचुएशन में ये बोलूं कि जितना पावर हम इनपुट करेंगे, जितनी हम एनर्जी यहाँ से देंगे, तो क्या एनर्जी में लॉस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि न तो रेजिस्टेंस का लॉस हमने लिए कंसिडर किया है, न ही हम उसका लॉस कंसिडर कर रहे हैं। किसका? फ्लक्स लीकेज का। मेरे को वीडियो चेक करने तो यार, क्लियरिटी है कि नहीं है? ओके, अब मैं फ्लक्स अच्छा क्या बात कर रहा था? हाँ, आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन में कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ले लो, वो क्या करता है? जितना इनपुट फॉर आइडियल सिचुएशन, आइडियल कंडीशंस, फॉर आइडियल कंडीशंस की यदि मैं बात करूं ना प्यारे दोस्तों, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पावर इनपुट जो होगा वो पावर आउट के इक्वल होगा? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट पावर, मतलब I1 E1 इज इक्वल टू I2 E2। पावर तो प्यारे दोस्तों स्केलर है ना, ठीक है। अच्छा सर, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो गया? I2 अपॉन I1। वाह सर, अच्छा एक बात बताओ, E1 अपॉन E2 यहाँ से क्या आया था? माइनस N1 अपॉन N2। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू माइनस N1 अपॉन N2। ये जो है फाइनल रिजल्ट आया। अगर मैं आउटपुट करंट को निकालूं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, I2 इज इक्वल टू होगा माइनस का N1 अपॉन N2। क्या यहीं भी 180 डिग्री फेज पर है? हाँ, आउटपुट करंट भी प्यारे दोस्तों 180 डिग्री फेज पर है, आउटपुट करंट भी 180 डिग्री फेज पर है, आउटपुट करंट भी 180 डिग्री फेज पर है इनपुट करंट से। वाह सर वाह, ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, ये अच्छा रिजल्ट है। तुम खुद देखो यहाँ पर, तुम खुद देखो, जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल आ रहा है। मतलब यदि आपने N1 को बढ़ा दिया, यदि आपने N1 को बढ़ा दिया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब इनपुट जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा और आउटपुट घट जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और यदि आपने N2 की वैल्यू बढ़ा दी, N2 बढ़ा दिया तो E2 बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर मुझे लिखना हो मोटा मोटा, और तुम्हें पता है N1 अपॉन N2 को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो या टर्न रेशियो, इसको बोलते हैं टर्न रेशियो, बोलते हैं इसको टर्न रेशियो भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी बोलते हैं इसको।
ओके। तो प्यारे दोस्तों, एक कंडीशन यदि मैं बताऊं, यदि आपने N1 की वैल्यू आपने N2 से बड़ी कर दी तो वो रेशियो बढ़ जाएगा, यानी E1 की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी किससे, E2 से, और ये जो हो जाएगा E2 की आउटपुट जो वोल्टेज है वो घट गया। इसका मतलब ये कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। सेकंड यदि मैं बात करूं, यदि मैंने बोला N1 लेस देन N2 है तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, E2 ग्रेटर देन E1, यानी ये कौन सा हो गया है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और सारी थ्योरी आ गई। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न दे दिया जाए, इसमें वोल्टेज दे दिया जाए, मान लो कुछ भी वैल्यू दे दे, 220 वोल्ट दे दिया जाए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 25 दे दिया जाए, उसमें मान लो 50 दे दिया जाए, तो ऐसे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल। फेज वाला क्वेश्चन आ सकता है, 180 डिग्री फेज पर होता है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट भी 180 डिग्री फेज पर होती है, तो क्या ये बता सकते हो क्या? बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ कि आइडियल सिचुएशन तो होती नहीं, जरूरी थोड़ा ना आइडियल सिचुएशन हमेशा हो, नहीं, आइडियल सिचुएशन जरूरी नहीं हो। तो कई बार ये भी तो हो सकता है कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल ना, आउटपुट पावर घट भी सकती है क्योंकि एनर्जी लॉस भी हो सकता है। तो फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी यूज करते हैं, दक्षता। हम कैसे निकालते हैं, हम ये निकालते हैं कि आउटपुट पावर देख लो उसकी और इनपुट पावर देख लो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होती है दक्षता निकालने का तरीका। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको दिया हुआ होगा कितनी पावर है कितनी नहीं है, उससे आप ईटा उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। और वास्तव में आइडियल ट्रांसफार्मर एडजस्ट नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और वो एनर्जी का लॉस किन किन कारणों से होता है वो भी हम बता देते हैं। चलो इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो एनर्जी का जो लॉस है वो किन किन कारणों से होता है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको देख लो, नोट कर लो। तो ये अपने पास हुआ ट्रांसफॉर्मर। अब हम बात करते हैं ये जो एनर्जी लॉस होता है वो किन किन कारणों से हो सकता है। एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं आ पाती सर? व्हाट आर द रीजंस दैट वी डोंट गेट एफिशिएंसी 100%? तो उसमें से पहला रीजन है भाई, एनर्जी का लॉस होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। कॉपर, अरे भैया कॉपर लॉस होगा कि नहीं होगा? कॉपर वायर जो होते हैं इसको बोलते हैं कॉपर लॉस से। क्या कॉपर वायर का तार का रेजिस्टेंस 0 होता है क्या? नहीं सर, कुछ तो होता ही है। अब जब रेजिस्टेंस होगा, जब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो क्या उसमें हीट भी लॉस होगी? क्या H = I²RT होता है कि नहीं होता? कुछ सुना है कि नहीं सुना? बिल्कुल। तो जब रेजिस्टेंस होगा तो क्या हीट भी लॉस होगी? बिल्कुल होगी। तो कॉपर लॉस हो गया कि नहीं हो गया? वो एनर्जी सारी की सारी नहीं जा पाती आउटपुट सेक्शन में, थोड़ी लॉस हो गई। दूसरा जो लॉस है, हमने बोला कि फ्लक्स लीकेज हो जाता है कई बार। अच्छा, इसको ठीक करेंगे कैसे? क्योर भी तो बताओ, समस्या तो बता दी। रेजिस्टेंस को घटा दो। रेजिस्टेंस को घटाने का तरीका ये हो सकता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के, और यदि मैं स्पेसिफिक वे में बोलूँ तो R = ρL/A होता है। रो इसकी रेजिस्टिविटी होता है, लेंथ एरिया। मोटा कर दो ना उस वायर को, अरे उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा दोगे, मोटा कर दोगे तो रेजिस्टेंस घटेगा कि नहीं घटेगा? यही तरीका होता है। अब मोटे भी भैया ऐसे थोड़ा कर देंगे, मोटा कर देंगे, भाई वायर है, कॉपर वायर को मोटा बना दो, कॉस्टली भी तो होता है। तो हम वहाँ करेंगे जिसमें करंट ज़्यादा हो। जहाँ जहाँ करंट ज़्यादा होगी वहाँ रेजिस्टेंस को हम घटा देंगे, क्योंकि ये फैक्टर कम से कम होना चाहिए, तभी तो हीट लॉस कम होगा। तो हम, अच्छा, करंट की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होती है? जहाँ वोल्टेज लेस होता है। वोल्टेज लेस कहाँ होता है? अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करूँ, वोल्टेज लेस यहाँ होता है। वोल्टेज लेस जब यहाँ होगा इसका मतलब करंट यहाँ ज़्यादा होगी। करंट ज़्यादा होगी तो इस वायर को मोटा कर देंगे। बड़े चालू हैं भाई साहब हम तो। वाह सर। फ्लक्स लीकेज की यदि मैं बात करूँ, फ्लक्स लीकेज की यदि मैं बात करूँ तो होता है कि नहीं होता लीकेज? बिल्कुल भाई। ऐसा थोड़ा ना है कि 100% ही चला जाएगा फ्लक्स।
ऐसा थोड़ा ना इस सेकेंडरी कोयल में सारा का सारा इसी में चला जाएगा, ज़रूरी थोड़ा है। थोड़ा लीकेज ऐसे भी तो होता है, अरे ऐसे भी तो होता है थोड़ा लीकेज। अरे सर इस जो ये जो कोर है, ये जो कोर है कितना बचा लेगी, थोड़ा बहुत लीकेज होगा ही, थोड़ा बहुत लीकेज हो गई। अब इस लीकेज को कम करने के लिए हम देखो सेल मेथड लेते हैं। आप जो है वैसा ट्रांसफार्मर बना सकते हो क्या, ऐसा कुछ, क्या ऐसा ट्रांसफार्मर आप बना सकते हो प्यारे दोस्तों? क्या ऐसा ट्रांसफार्मर बना सकते हो आप कुछ इस प्रकार सा? क्या कुछ इस प्रकार का ट्रांसफार्मर आप बना सकते हो क्या? कुछ इस प्रकार का बना सकते हो क्या, जिसमें ये प्राइमरी कोयल ऐसे आ जाए और जस्ट इसके ऊपर ही सेकेंडरी कोयल भी आ जाए? वाह, ये तरीका, इसको बोलते हैं सेल मेथड ऑफ कपलिंग टू कोइल्स। इससे क्या होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड इससे गुजर रहा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इससे भी गुजरेगा। एग्जैक्ट मतलब आपने क्या कर दिया, एक जो कोयल है जस्ट इसके ऊपर दूसरी कोयल को आपने वाउंड कर दिया। अब बताओ भाई, अब करके निकल के दिखाओ, सारा जस्ट उसके ऊपर ही कर दिया। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे, हमने बताया था कपलिंग कांस्टेंट के की वैल्यू 1 होती है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये हो गया फ्लक्स लीकेज। थर्ड, यदि मैं बात करूं कौन सी बीमारी हो जाती है जिसके कारण हम जो है एनर्जी का लॉस कर पाते हैं, दैट इज थर्ड इज एडी करंट्स। एडी करंट को हम कैसे भूल सकते हैं? एडी करंट को भाई नहीं भूल सकते। क्यों सर? अरे भाई ये जो कॉपर, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, क्या ये सॉलिड मेटल प्लेट है? बिल्कुल है। और हमने बताया था जब भी सॉलिड मेटल प्लेट को किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उसमें लूप्स, वायरल्स, सर्कुलर लूप में अपने पास करंट बनती है जिसको बोलते हैं एडी करंट। और वो एडी करंट क्या करती हैं, अच्छा उस प्लेट का रेजिस्टेंस तो होगा ही, बिल्कुल होगा। तो जब उस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी लॉस मिलता है, हीट लॉस मिलता है। बस यहाँ पर एडी करंट है, ई लिख दो और रेजिस्टेंस उसका उस आयरन कोर का रख दो, सॉफ्ट आयरन कोर का। मतलब हमें नहीं समझ में आया तो बताओ तो सर। चलो बता देते हैं, विजुअल अगर मैं दिखाऊं आपको, विजुअल हम दिखाएं, विजुअल के बिना दिखता नहीं है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। अगर विजुअली दिखाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे हम, ऐसे 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 ऐसे। वाह, ये वाली बात सर, वाह बढ़िया बढ़िया लगा। देखो ऐसा कुछ होगा कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगा तो इसमें छोटे 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 सर्कुलर लूप बन जाएंगे, किस प्रकार से, उनको बोलते हैं एडी करंट। ऐसे बन जाएंगे, एडी करंट बन जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा 3D में भी होगा, ऐसे अंदर से गुजर के निकलेगी, समझ रहे हो ना, ये अंदर गुजरेगी है ना, अंदर घुस जाएगी और फिर ये बाहर निकल गई, ये बाहर निकल गई, ऐसे 3D में अंदर से भी घुस कर आएगी, ठीक है ना। अगर मैं इसे बनाऊं कि जैसे मान लो इसमें करंट गई अंदर और ये अंदर जा करके और ये बाहर आ गई, ऐसे, ठीक है ना, 3D में। और इस प्रकार से 2D में तो बनती है, ठीक है, ऐसे सब जगह। अब इसको कम करने का क्या उपाय है, एडी करंट को कम करने का उपाय हम देखो, इस 3D में जो 3D में जो लॉस हो रहा है ना करंट को, उसको कम करने का उपाय हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन की जो प्लेटें होती हैं, सॉफ्ट आयरन की जो प्लेटें होती हैं उनको लेमिनेट कर देते हैं, मतलब पॉलीथीन लगा देते हैं। और एक प्लेट ली हमने, उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दी लपेट करके, दूसरी प्लेट ली उसके ऊपर पॉलीथीन लगा दी, आपस में रख दिया। इससे क्या होगा, करंट इंसुलेशन आ गई बीच में, एक प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में इंसुलेशन आ गई। इसके ऊपर भी क्या है, पॉलीथीन है, इसके ऊपर भी पॉलीथीन, इंसुलेशन आ गया। जैसे ही करंट 3D में ऐसे गुजर कर नीचे की ओर तरफ धंसना चाहेगी, क्यों नीचे की ओर में करंट फ्लो नहीं हो पाएगी क्योंकि इंसुलेशन है, तो एक लिमिट हो जाएगा। होगी एडी करंट सभी भी, लेकिन कम होगी। तो इफेक्टिव वे में हम क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। अदरवाइज हम कंप्लीट जीरो नहीं कर सकते एडी करंट को, दिस इज नॉट पॉसिबल। कुछ तो लॉस होगा यार, लेकिन चलो खैर हमने कुछ तो किया। फोर्थ यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, दैट इज हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लॉस। ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है सर? हमने बताया था जब भी कोई सॉफ्ट आयरन का कोई मटेरियल हो, या मैं बोलूं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो,
क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने बोला था कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है? जब जब यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सोर्स के कारण करंट बढ़ेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो जो सॉफ्ट आयरन के जो वो उसको क्या बोलते थे, जो अपने पास जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, वो जो स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइज अलाइन हो जाएंगे, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। और जैसे ही करंट रिवर्स होगी, अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, तो वो मैग्नेटाइजेशन की बजाय डीमैग्नेटाइज होगा मटेरियल। याद करो, एक कंप्लीट साइकिल में मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होगा। जब हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स की बात करें तो एक कंप्लीट साइकिल में जो डायरेक्शन है, देखो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा। देखो करंट जो है यहाँ पर जीरो हो गई 2 बार, ठीक है ना, यहाँ पर 2 बार जीरो हो गई, और यहाँ पर एक बार एक तरफ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, दूसरी तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। इससे क्या होगा, सॉफ्ट आयरन में जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, फिर अपने पास डीमैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन होगा। याद करो वो हिस्टेरेसिस कर्व आपने पढ़ा होगा कुछ इस प्रकार से, याद करो। अब ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है, इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल में जितना ज़्यादा उस एरिया, इस हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, इनके बीच में हमने ग्राफ बनाया था। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उसका हिस्टेरेसिस लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हिस्टेरेसिस लॉस जो उसके हीट में कन्वर्ट हो रहा था, हीट में कन्वर्ट हो रहे नहीं तो हो रहा, बिल्कुल हो रहा था। तो अब इसको कम करने का क्या उपाय है, हम वो मटेरियल लें जिसका हिस्टेरेसिस वक्र का जो एरिया है वो कम है, और ये जो वक्र का एरिया है वो सॉफ्ट आयरन का कम आता है प्यारे दोस्तों, सॉफ्ट आयरन का जो एरिया वो कम आता है, इसलिए हमने सॉफ्ट आयरन मटेरियल यूज़ में लिया। अब पता लग गया सॉफ्ट आयरन के मटेरियल यूज़ करने का क्या क्या कारण है। पहली बात तो इसका हिस्टेरेसिस लॉस कम है, दूसरी बात ये जो फ्लक्स लीकेज से बचाता है, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इट अलाउज it permits maximum magnetic field, it permits maximum magnetic field, ठीक है, थ्रू itself, तो अपने अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने देता है। दूसरी बात, हिस्टेरेसिस लॉस इसका कम होता है, हिस्टेरेसिस लॉस इसका क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसका जो, अगर मैं I और H के बीच में वक्र बनाऊँ इसका सॉफ्ट आयरन का, तो इसका जो ग्राफ है उसका जो एरिया है, इस कर्व का जो एरिया है वो कम आता है। तो जितना ज़्यादा कम एरिया कम होगा उतना ही कम जो है वो लॉस होगा। तो ये होता है हिस्टेरेसिस लॉस। याद करो वो दिन जब हमने आपको बताया था मैग्नेटाइजेशन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, याद करो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने बताया था, याद करो डोमेन थ्योरी, क्या बताया था, डोमेन, ये याद नहीं आ रहा था मेरे को, डोमेन थ्योरी बताया था नहीं, डोमेन्स जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस है, एडी करंट्स है, कॉपर लॉस है, फ्लक्स लीकेज है। आपने साउंड भी सुनी है क्या कुछ, ऐसे हमिंग साउंड करता है, जो ट्रांसफॉर्मर है वो साउंड भी करता है प्यारे दोस्तों, हमिंग साउंड, बर्ड जो हमिंग बर्ड होता है, हमिंग बर्ड, वैसे ही इसकी साउंड होती है। जब आप ट्रांसफॉर्मर के पास से जाओगे तो जू जू की आवाज़ आती है। तो कुछ जो एनर्जी है जो, अच्छा वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, हम ही तो दे रहे हैं इनपुट से वहीं दे रहे हैं। तो ये जो इनपुट में दी गई एनर्जी देखो कहाँ कहाँ लॉस हो रही है, भाई कितना बचाओगे। आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज नॉट पॉसिबल, आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज इमेजिनेशन ओनली, ठीक है ना, पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने की ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर आइडियल और आइडियल तो पॉसिबल है नहीं, उसकी एफिशिएंसी की बातें हमने की, उनके बीच में जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया वो इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच में, और ये हमने इनके कुछ एनर्जी लॉस देखे, ठीक है। ये जो कंप्लीट डिस्कशन था ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर था, और अब ये चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के रिलेटेड,
और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग फूड, हेल्दी फूड, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।